देखो कॉन्करेंट फोर्सेज अगर मान लो किसी बॉडी पे कॉन्करेंट फोर्सेज लग रही हैं और उन सबका रिजल्टेंट जीरो है तो हम क्या बोलेंगे बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में। अब चलो उसको ये हमने देखो पहले पढ़ के रखा है हम लोगों ने, कॉन्करेंट फोर्सेज क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं, ठीक है। उसी को हम लोग थोड़ा सा बुक में थ्योरी दी गई है तो उसको हम थोड़ा अलग से देख लेते हैं। मान लो कि ऐसे यहाँ पे कोई एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार के पास ना चार्ज, या यहाँ पे एक हमने लिया ऐसे करके एक बॉडी को, और यहाँ पे इसके पास चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज। और यहाँ पे ये दीवार है, दीवार के पास भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस दीवार ने क्या किया, इसको धक्का दिया, ठीक है, रिपेल किया। रिपेल करेगा ना, जैसे हमने इसको दबा के रखा था, रिपेल किया, अब ये क्या होगा, बॉल ऐसे चला जा करके यहाँ पे कहीं आ जाएगा, रिपल्शन की वजह से ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे रिपेल हो रही है, 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 यहाँ पे आकर के रुक गई, ठीक है। यहाँ से रिपेल होते होते रुक गई। अब अगर मुझसे पूछा जाएगा यहाँ पर बताओ क्यों रुक जाती है बॉल, क्योंकि जब भी जैसे ये यहाँ पहुंचती है, ठीक है, शुरू में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था रिपल्सिव। जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स धीरे धीरे कम हुआ, और यहाँ पे आकर के एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, जीरो। नेट फोर्स जीरो लग रही है, मतलब इसके ऊपर फोर्सेस तो लग रही है, एक एमजी लग रही है, एक एफई लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर मैंने टी वेक्टर प्लस एफई वेक्टर प्लस एमजी वेक्टर, हाँ मैं क्या बता रहा था कि ऐसे दीवार थी, यहाँ पे ये वाला बॉडी रिपेल होकर ऐसा चला गया, ये प्लस चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पे ये एमजी था, ठीक है। ये ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही होगी ब्लॉक के ऊपर, और यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इस तीनों का सम क्या हो जाएगा, ई वेक्टर प्लस एफ ई वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर हमने इन तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट लिया सबका अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो हमें क्या देगा, सिग्मा एफ एक्स देगा, ठीक है। सबका हमने कंपोनेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सब एंगल को हमने लेकर के लिया, ठीक है, तो हमें क्या देगा, जीरो देगा। अगर हमने जितने भी फोर्सेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, प्लस एफ ई, सबको ऐड कर देंगे, जीरो आएगा। सिग्मा एफ वाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, हमको जीरो आएगा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ के रखा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बाद एक खास बात इस पे मैं तुम लोग को और समझा देता हूँ कि अगर हमने इस फोर्सेस का ट्रायंगल ड्रॉ किया तो वो बनेगा क्लोज ट्रायंगल। क्लोज ट्रायंगल मतलब क्या होगी, जैसे देखो ये एफ ई है, मैंने इसको एफ ई को यहाँ से लेकर के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये एम जी है, मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, रख करके मैंने ट्रायंगल कंप्लीट करने की कोशिश की। एम जी पैरेलल है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये टेंशन टी कैसे जा रहा है, मैंने टेंशन टी के यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दिया, देखो तो ये ऐसे जा रहा ना, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोज ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमने एक चीज और सीखी कि कभी भी अगर मान लो तुम्हारे पास कोई
ये क्वेश्चन ऐसे देखो, इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमारे पास मान लो कुछ फोर्सेज लग रही हैं जो कि कॉन्करेंट है। अगर हमने सारी फोर्सेज को प्लेस किया प्रॉपर्ली और उससे अगर हमको एक ट्रायंगल मिलता है जो कि, या पॉलीगन मिलता है जो कि क्लोज हो रहा है, मतलब उन सब फोर्सेज का सम कितना होगा? 0। अगर सारी फोर्सेज का सम 0 है, हमने अगर उनको वेक्टर को प्रॉपर्ली प्लेस किया, ठीक है, उनकी लेंथ को ध्यान रख करके, पैरेलल ड्रॉ करके, तो हमें ट्रायंगल कैसा मिलेगा? आंसर है क्लोज। ठीक है, ऐसा कॉन्करेंट फोर्सेज में होता है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। आई थिंक ये समझने में किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रिपीटेड टॉपिक है इसलिए मैंने फटाफट इसको निपटा दिया। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है? जब फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट करती है तो फोर्सेस कॉन्करेंट होती है। अगर उनका वेक्टर सम अगर 0 आता है मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो अगर हमने हर एक फोर्स का अगर एक्स कंपोनेंट लिया, ठीक है, तो उस सबका सम 0 आएगा। अगर हमने हर एक फोर्सेस का वाई कंपोनेंट लिया, उनका सम किया, तो 0 आएगा। अगर कॉन्करेंट फोर्सेज है, अगर हमने उन फोर्सेस को प्रॉपर्ली रखा पैरेलल शिफ्ट करके, लेंथ को प्रॉपर्ली लेकर के, तो हम क्या देखेंगे? वो सब फोर्सेस को जब हम रखेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोज्ड ट्रायंगल मिलेगा। क्लोज्ड ट्रायंगल कब मिलता है? जब बॉडी कैसा होता है? इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मान लो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, मान लो कि बॉडी ऐसा है, फोर्स एफ ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, और बॉडी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो तुम अगर रखोगे ना ऐसा करके, ठीक है, तो वेक्टर के साइज कुछ ऐसे होंगे कि वो हमको कंप्लीट ट्रायंगल नहीं मिलेंगे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रखोगे ना तो वो तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस खाली ये मैक्स मैक्स टू मैक्स ये जो लाइन है ना जो मैंने बोला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है, तो कोई बहुत ज्यादा हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद देखो, अभी ना मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ थोड़े से समझाने के लिए। कुछ एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। ये चैप्टर बोर्ड बोर्ड का खत्म हो गया होगा, बोर्ड लेवल का चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो भी बचा ना इसमें, ठीक है, वो प्रैक्टिस बची है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो नेवर एंडिंग होते, जितने करे उतने कम है, लेकिन जहां तक थ्योरी की बात है ना, वो मैंने खत्म करवा दी है बोर्ड बोर्ड की। अभी जो भी चलेगा इसमें इंटरेस्ट का चलेगा। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़े से कल और देखेंगे। ठीक है, तुम लोग को मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर हम लोग थोड़े से और प्रॉब्लम देखेंगे। अभी ना मैं तुम लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो लॉज ऑफ पोर्शन चल रहा है ना, ये चलेगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये कहाँ से चलेगा? जो भी टॉपिक करेंगे वो हमारे एंट्रेंस में काम आता है। हमारे बोर्ड में इससे कुछ ज्यादा पूछने वाले नहीं है। ये टॉपिक टफ टॉपिक में आते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तुमको मैं एकदम क्लियर बताता हूँ। काइनेमेटिक्स से जो तुम पढ़े हो, उससे दो चीजें आने वाली है। एक तो आएगा उसपे से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन, रिवर बोट, रेन मैन, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, अ, ये सब टॉपिक जो हमने किए, और उससे आते ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दे देगा, बोलेगा कि बताओ ग्राफ बना के बताओ एक्सेलरेशन टाइम के बीच में, वो सब क्वेश्चन उसमें आते हैं। काइनेमेटिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल है, याद रखना। इस 2 साल में तुम्हारे पास, तुम अगर सिलेबस देखने जाओ ना आईआईटी का, तुम उस सिलेबस को 10 साल पढ़ सकते हो, लेकिन तुमको 2 साल ही तुम्हारे पास है। इसलिए तुमको याद रखना बहुत, तुमको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें अनइम्पोर्टेंट है, वो भी तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमको उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि हमारा मकसद खाली नॉलेज गेन करना नहीं, हमारा मकसद एंट्रेंस क्रैक करना भी। ठीक है, अब देखो,
ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ तुमको लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग हो जाएगा मैकेनिक्स का। लॉज ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, रोटेशन आएगा, ठीक है, वो सब आएगा। और देखो ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बच्चों को बहुत मजा आता है करने में, इसलिए बच्चे इसको बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इस पे पूरा समय दे दिया ना, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हम बाकी चैप्टर्स हमारे पीछे रह जाएंगे। तो हमको इसको समय देना है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है, ठीक है? जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से हम उसको उतना ही समय दें। लॉस ऑफ क्वेश्चन से अगर पूछा जाए ना, तो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इससे कभी रेयरली ही मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है? वो मशीन लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। बताओ इस चार्ज को फिक्स रखा है, इसको भेजा, ठीक है? बताओ इसकी रफ्तार क्या होगी कुछ समय के बाद। अब वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब पता करने के लिए हमको लॉज़ ऑफ मोशन चैप्टर आना चाहिए। जब तुम लॉज़ ऑफ मोशन पढ़ोगे और जाके जब तुम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो जो एग्ज़ाम में जो सवाल आता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आएगा जिसमें कि इसका एप्लीकेशन चाहिए हो, ठीक है? इसलिए अगर लॉज़ ऑफ मोशन के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में तो नहीं आते, लेकिन इसको पढ़े बिना हम बाकी चैप्टर को हमको समझ में नहीं आ सकता इन फ्यूचर, ठीक है? उसके बाद देखो, अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ना, हमको पढ़ना है एक टॉपिक वो है कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? मजबूरी। किस चीज़ की मजबूरी? मतलब मान लो कि अगर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि तुम्हारे पास पेन है, ठीक है? और इस पेन के कैप को ना मैंने यहाँ पे पेन को मैंने कैप पे ऐसे लगा दिया, ठीक है? ये पेन का कैप है, ये पेन है। अब अगर मान लो मैंने इस पेन को पकड़ा और घुमाया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कैप भी क्या होगा, इस पेन के साथ-साथ ही मूव करेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों बंधे हुए हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं ना। लेकिन अगर मान लो मैंने पेन पेन में से कैप को निकाल दिया, तो मैंने अगर पेन को घुमाया तो कैप एक जगह रह जाएगा और पेन पेन को अगर मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है? तो पेन तो घूमता रहेगा, ठीक है? तो हमने क्या बोला, इस सिचुएशन में पेन और कैप जो थे साथ-साथ मूव कर रहे थे। हम ऐसा बोलते थे दैट द कैप वाज़ कॉन्स्ट्रेन्ड टू मूव विथ द पेन। क्लियर होगी बात? अगर मान लो तुमको कोई 2 जन है, ठीक है? और तुम दोनों को क्या किया जाए, किसी 2 जन को रस्सी से बाँध दिया जाए, ठीक है? अब बोल दिया जाए कि या जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम लोग के कभी स्कूल में गेम होता था, याद है सैक रेस, ठीक है? बचपन में खेला होगा, ठीक है? मोंटेसरी ये सब में होता था। अब सैक रेस में क्या है कि एक सैक लिया गया, ठीक है? एक बच्चे का पैर उस एक सैक पे रख दिया गया, ठीक है? और दूसरे का पैर भी एक सैक पे रख दिया गया, ठीक है? अब जब दोनों के पैर, ठीक है? एक ही सैक में है, जब दोनों मूव करेंगे ना, ठीक है? तो क्या होगा, दोनों की जो वेलोसिटी है, मतलब दोनों कॉन्स्ट्रेंट हो जाएँगे एक साथ मूव करने के लिए। अब अगर एक मान लो तेज़ दौड़ने की कोशिश करेगा, तो दूसरा धीमे दौड़ने की कोशिश कोशिश करेगा, तो अ, तेज़ वाला तेज़ नहीं दौड़ पाएगा, धीमे वाला धीमे नहीं दौड़ पाएगा। उनको अपनी उनकी कुछ कॉमन रफ्तार से ही वो मूव करेंगे, बिकॉज़ नाउ दे आर कॉन्स्ट्रेंट टू मूव। ट्रेन अगर है यहाँ दूसरी बोगी, यहाँ तीसरी बोगी है, ठीक है? अगर ये जुड़ी हुई है तो कंपल्सरी है कि इस बोगी को और इंजन को सेम स्पीड से ही मूव करना होगा, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड टुगेदर, दे आर कॉन्स्ट्रेंट टू मूव, ठीक है? तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्ट्रेंट कि जब कोई बॉडी जुड़ी होती है, तो उनके लिए उनकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो एक साथ कहीं न कहीं रिलेट हो जाती है। वो अपने मन से कोई वेलोसिटी नहीं ले सकता, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ पे 2 तरह के कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। पहला स्ट्रिंग और दूसरा है वेज। मतलब कंस्ट्रेंट में हम क्या पढ़ते हैं? तो इन कंस्ट्रेंट वी स्टडी वी स्टडी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज़, ठीक है? और एक्सेलरेशन, ठीक है? अब जैसे देखो, हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है? स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेज पे जब आएँगे तो वेज की बात करेंगे, वेज का मतलब भी समझेंगे उस समय।
देखो हम जो स्ट्रिंग की बात करते हैं ना, इस चैप्टर में मैंने शुरुआत में बता के रखा, मासलेस होती है, वो हो जाती है इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। हमने इन दो स्ट्रिंग की बात की थी। अब अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, तो मान लो अगर हमने स्ट्रिंग को अगर ऐसा ड्रॉ किया, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसको खींच के लंबी नहीं कर सकते, लंबी नहीं कर सकते। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, स्ट्रिंग कैसे भी मूव करे, आड़ा तिरछा सांप जैसा कैसे भी मूव करे, पुल्ली से पास करे, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो एक बात तो पक्की है कि ए बी की दूरी चेंज नहीं करेगी। दैट मीन्स डी ए बी विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है ना, पूरी की पूरी स्ट्रिंग मूव कर सकती है लेकिन ये दो पॉइंट तो मूव नहीं करेंगे। क्लियर? तो यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट मूव नहीं करेंगे, मान लो कोई स्ट्रिंग जा रही है, उसका ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी मान लो va है, vb है, ठीक है। देखो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, शुरू में तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इलस्ट्रेशन देता चला जाऊंगा, तुम्हारे कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक। शुरू में क्या सबको कम समझ में आता है, ये एक्चुअली नया टॉपिक है ना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना तुमको सब आता चला जाएगा। हाँ, मान लो एक पॉइंट की वेलोसिटी v है, एक पॉइंट की वेलोसिटी vb, और हमसे बोला गया कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ए और बी की दूरी कैसी होगी, सेम होगी। मतलब जो रफ्तार ए की होगी अलोंग दिस लाइन, वही रफ्तार बी की होगी अलोंग दिस लाइन। क्योंकि अगर इस पॉइंट की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग और इस पॉइंट की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग अगर सेम होगी, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल। मतलब इसकी वेलोसिटी ए की इस लाइन के अलोंग कितनी होगी, v a cos थीटा 1, इसकी रफ्तार अलोंग दिस लेंथ क्या हो जाएगी, v b cos थीटा 2, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है अभी इतनी समझ में नहीं आई होगी बात क्लियर, लेकिन फिर भी तुमको 10-20% जो भी समझ में आए अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको नोट कर जाना। वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन स्ट्रिंग along the length of the string is same, ठीक है। कंडीशन क्या थी इसके लिए, स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल, और तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही, ठीक है। इसलिए तुमको उसके लिए वरी नहीं करना है, और वो हमेशा तुम्हारे सामने इनएक्सटेंसिबल ही लिखा जाएगा, चाहे एग्जाम कोई भी। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ लेता तो मैं लिखता a cos थीटा 1 टू ab cos थीटा 2, ठीक है। इसको नोट कर जाना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। इससे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फोर्सेस की जब हम बात करते थे, हमारे लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पहला फोर्स की वैल्यू, दूसरा फोर्स का डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमारे लिए तीसरा पॉइंट अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खाली फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंस कैरी करता है रोटेशन में। जैसे मान लो नीचे में तुमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, बॉडी सीधी जाती है। ग्लास पड़ा हुआ, तुमने ऊपर में फोर्स अप्लाई किया, ग्लास ऐसे लुढ़क जाता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमको उसकी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद तुमने और क्या पढ़ के रखा था कि मान लो कोई दो ब्लॉक है अगर, ठीक है, और ये हमने अगर ब्लॉक ऐसा दिखाया, तो यहाँ पे हम क्या दिखाते थे, ये टेंशन टी था, ये टेंशन टी था। ये जो ऐसा जो दिखाया जाता है टेंशन टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। याद रखना ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग पे रिप्रेजेंट नहीं करता है।
In this diagram, T represents tension force on block. ठीक है, ब्लॉक को ये कैसे, ठीक है, और याद रखना टेंशन फोर्स कैन नॉट कॉम्प्रेस द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, टेंशन फोर्स कभी भी स्ट्रिंग को कॉम्प्रेस नहीं कर सकती है। ठीक है, वो हमेशा उसको टाइट रखती है, और जब स्ट्रिंग टाइट होता है तो स्ट्रिंग की लेंथ उस समय चेंज नहीं होती। हाँ, अगर स्लैक हो जाएगा ना स्ट्रिंग, तब तो लेंथ चेंज कर जाएगी, लेकिन हम जिस इस चैप्टर में जिस स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उस स्ट्रिंग में टेंशन होता है। टेंशन वाली स्ट्रिंग हमेशा टाइट होती है, जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ढीली होगी तो तब तो उसकी लेंथ कम हो ही सकती है। ठीक है, लेंथ बढ़ नहीं सकती है, कम हो सकती है अगर ढीली है तो, लेकिन टेंशन होगी तो वो ना घट सकती है ना वो बढ़ सकती है। उस सिचुएशन में दो पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। उस सिचुएशन में उस दो पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो कैसी होगी, कांस्टेंट। अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, एक चीज याद करो कि हम जो स्ट्रिंग को पढ़ते ना उसका मास कितना लेते थे हम लोग, 0, मासलेस। तो मैंने बोला था कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेंशन कांस्टेंट रहेगा, मान लो कि इधर टेंशन T1 है, ठीक है, और इधर मान लो टेंशन T2 है, तो कैसे कह सकते हैं कि T1 T2 इक्वल होगा। तो मान लो एक बात लिए, मास तो 0 है, ठीक है, तो हमने बोला कि T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। अब हमने बोला स्ट्रिंग तो मासलेस है, तो m कितना हो जाएगा, 0। T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, 0। T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी तो टेंशन कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक छोटा सा सम करो तो जल्दी से, फिर हम लोग कांस्टेंट पे भी आते हैं। बोला कि रो पे लेंथ है, मास है, मान लो इस रोप की 5 kg या 0.5 kg, लेंथ है रोप की 5 मीटर, फाइंड टेंशन इन द रोप एट x इक्वल्स टू 2 मीटर फ्रॉम एंड ए। ये एंड ए है। यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 100। ठीक है, ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं आता। यहाँ पे पूरे स्ट्रिंग पूरे रोप पे टेंशन सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मास है ना। अगर मासलेस था तो मैंने दिखा था T1 इक्वल टू T2 है, लेकिन यहाँ पे जरा सोच के बताओ क्या होगा। मैं करके देता हूँ, ठीक है, तुम लोग इसका दूसरा पार्ट करना। सब ध्यान से सुनना इस चीज को। 100 न्यूटन फोर्स से आपको टेंशन निकालना 2 मीटर। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इस रोप का, देखो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। मास कितना, 0.5 kg।
दैट इज 20, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। पूरी रोप का एक्सेलरेशन यही रहेगा। अब इतने से पार्ट को खींचने वाला कौन रिस्पॉन्स, हम तो फोर्स यहां पे लगा रहे हैं ना, इतने से पार्ट को खींचने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है यहां का टेंशन। ठीक है, यहां का टेंशन इसको खींचेगा, सही है। यहां का टेंशन इसको खींचेगा। अब इतने से पार्ट का मास क्या होगा, देखो तो यहाँ का मास क्या हो जाएगा, तो टोटल मास कितना 0.5 kg है, बाय टोटल लेंथ कितनी है 5 मीटर है, इनटू इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ये हो जाएगा 0.2 kg इसका मास। देयरफॉर टेंशन क्या हो जाएगा, T इक्वल्स ma हो जाएगा ना, m कितना 0.2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है इसके लिए 200, तो ये हो जाएगा 2 टू 4, 0.4 40 न्यूटन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है समझ का, सही है समझ का, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब ये काम करो, खुद से निकालो, इस सॉल्यूशन को नहीं देखना है, निकालो टेंशन एट, फाइंड टी एट 3 मीटर फ्रॉम फ्री एंड एंड ए, ठीक है। अब 3 मीटर पे निकालो कितना होगा टेंशन, और सबका आंसर होना चाहिए स्क्रीन पे, ध्यान से देखो इसको। और याद रखना, इससे तुमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि हर समय स्ट्रिंग में टेंशन सेम नहीं होता है। स्ट्रिंग में टेंशन तभी सेम होता है अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है। अगर स्ट्रिंग के पास मास है तो उस पर टेंशन सेम नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर, मेरे को हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको आंसर दो। ठीक है, सही है, सबको सही दे रहे, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो। सबको दो आंसर, सही है लूसी, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो। सही है, सही है, सबका सही आ रहा है, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया इसका मतलब। अब देखो एक चीज, सबको आ गया कि अब जरा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पर टेंशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर देखोगे ना टेंशन आएगा 100 न्यूटन, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना, जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये 2 मीटर है, इसके फोर्स यहाँ से जो है ना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टेंशन जो है, अगर देखो यहाँ लेंथ 0 है, ठीक है, 2 मीटर पे कितना आ रहा है, कितना 40 आ रहा था, 3 मीटर पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना यहाँ पे से, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेंशन फोर्स क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, और होना भी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे टेंशन का काम क्या है, खाली इतने से पार्ट को पुल करना। मास छोटा है तो हमको एक्सेलरेशन तो सबके लिए सेम है, छोटे मास को पुल करना है, टेंशन कम चाहिए। सही है जैसिका, वेरी गुड। बड़े मास को पुल करना है, टेंशन ज्यादा चाहिए, और बड़े मास को पुल करना है, टेंशन और ज्यादा चाहिए। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं ना, तो जो टेंशन फोर्स है ना वो बढ़ती चली जा रही है।
मतलब तुम अगर ऐसा ग्राफ देखो ना, ये ऐसा जाएगा, यहाँ टेंशन 0 है, यहाँ टेंशन क्या रहा पता चला। उसके बाद अभी मैंने तुम लोग को एक पॉइंट बताया था, ठीक है, कि कोई भी स्ट्रिंग में इनएक्सटेंसिबल होती है, उसकी 2 पॉइंट की दूरी कभी चेंज नहीं होती है। तो हमने ये सीखा था उसमें से कि कोई भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। मान लो कि अगर ऐसा पूछ ले हमसे, एक ब्लॉक है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये वाला ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमसे पूछ लेगा ये ए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो बताओ बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो सीधी सी बात है, अगर इस अगर हम रोप को देखें ना, ठीक है, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो रोप भी आगे जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी भी 5, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5, हर एक की 5, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है? ये तो आसान सवाल था, अब थोड़ा टफ लेते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है। अभी समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कल हम लोग ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करेंगे तो जाके अच्छे से दिमाग में बैठे। ये वाले ब्लॉक को हम आगे लेकर के जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अभी देखो, ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 10 होगी इधर, लेकिन ये ब्लॉक तो इधर जा रहा है, तो इस रस्सी की स्पीड क्या होगी, हमसे ये पूछा गया, ठीक है। हमसे सॉरी, हमसे पूछा कि इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। अगर मैं इस स्ट्रिंग को तुम्हें दिखाऊं ना ध्यान से, तो स्ट्रिंग ऐसी है, इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर स्ट्रिंग की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, नहीं 10 cos थीटा नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर मुझे जो रियल वेलोसिटी जो है ना इसकी दी गई है v, ये रियल वेलोसिटी जो मुझे दिख रही है, ठीक है। रियल, एक चीज याद रखना दिमाग में हमेशा, v टेक component ऑफ रियल। रियल वेलोसिटी क्या v है। मान लो ये एंगल हमको दिया गया अगर यहाँ पे 53 डिग्री, हमसे पूछा गया v कितना होगा, तो रियल वेलोसिटी जो होगी ना, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हमको लेना है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, v cos 53। इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, ये रियल चीज है, ठीक है, जो दिख रही है हम, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 53 अलोंग द स्ट्रिंग। मतलब अलोंग द स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी है, v cos 53, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 10। तो v कितना हो जाएगा, 10 बाय cos 53, ठीक है। मुझे पता है समझ में आ रही बात कि ये दिमाग में ऐसे नहीं बैठा होगा, ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी और, ठीक है। एक एक सवाल से नहीं आएगा ये, ठीक है। हमको जो भी रियल चीज है ना उसका कंपोनेंट ले लेना है हमको अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो v है तो v cos 53,
ये किसके इक्वल हो जाएगा 10। अब जैसे एक एग्जांपल और लो, इसका आंसर निकल जाएगा 10 बाय, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया 37, ये 53, ये 3 4 5, कॉस 53 कितना हो जाएगा 4 बाय 5, 5 ऊपर चला गया 8 मीटर पर सेकंड। अब एक सब और लेते हैं हम लोग, मान लो ऐसे करके यहाँ पे ब्लॉक है, ये वेलोसिटी से जा रहा v के साथ, हाँ सॉरी 3 बाय 5, 3 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी v है और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक मूव करा 20 की स्पीड से, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दिया गया है लेट्स से 37 डिग्री, ठीक है। और इधर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया कि बताओ इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो। तो देखो ये एंगल हमें दिया गया है, ठीक है। इसके साथ एंगल हमको दिया गया लेट्स से 53 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये ऐसे एक ब्लॉक इधर जा रहा है एक ब्लॉक इधर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट शुड बी सेम। अब रियल वेलोसिटी ये 20 है, ये भी है, ठीक है। इसका कंपोनेंट अगर मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का अलोंग लेता हूँ ना, ये कितना है, ये 37 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। एक काम करो ना, मैं कल इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लूंगा, टाइम नहीं है, ठीक है। कल मैं क्लास लूंगा 40 मिनट्स की, ठीक है। हाँ सही है, कल मैं क्लास लूंगा ना, तो कल मैं आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर